हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर कैम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं सॉल्व विद मी सीरीज में टॉप पीवाईक्यूज 2021 से 2024 जीओसी और आइसोमेरिज्म के। इस बार यार मैं 40 से ज़्यादा क्वेश्चन लेके आया हूँ क्योंकि जीओसी और आइसोमेरिज्म और पीओसी मिलकर 3 टॉपिक हो रहे थे और इनसे सवाल काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं दिनों से। तो इन्हें हम एक ही चैप्टर में रखते हैं और जब एक चैप्टर में रखते हैं तो इनसे सवाल डिस्कस करना बनता ही है और इसमें काफ़ी सवाल डिस्कस होंगे। तो 40 से लेके 45 सवाल के बीच में हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे। तो स्ट्रेट अवे क्वेश्चन पे चलते हैं और डिस्कशन शुरू करते हैं। उससे पहले ज़रूरी बात यह है कि यार हम लोगों को चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना है, वीडियोस को स्प्रेड करना है। और स्प्रेड करने से मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भलाई करोगे तो भलाई होगी, है ना। तो कर भला तो हो भला। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं स्ट्रेट अवे। और क्वेश्चन क्या कर रहा है ये पढ़ता है। कह रहा है लेसिग्ने टेस्ट इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ। लेसिग्ने टेस्ट के लिए हम क्या करते हैं, लेसिग्ने टेस्ट से तो नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस और हेलोजन सारे ही टेस्ट किए जा सकते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा स्ट्रेट अवे। सिंपल सीधा क्वेश्चन था, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी। अगला सवाल क्या कर रहा है, द सेट ऑफ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स फ्रॉम द फॉलोइंग सेट इज। अब मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते कौन से हैं? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप वो होते हैं जिसमें कि अगर कोई हम बेंजीन रिंग ले लें और वो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ पे भेज दें? मेटा पोजीशन पे भेज दें। ठीक है, मेटा पोजीशन पे भेज दें तो हम इन्हें कहेंगे मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। अब मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप जो होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप जो होते हैं, इनका माइनस एम इफेक्ट होता है और माइनस आई इफेक्ट होता है। तो माइनस एम और माइनस आई वाले सारे होने चाहिए, वो देख लो। और माइनस एम हमेशा कैसा है? माइनस एम ग्रेटर देन होता है माइनस आई से, ध्यान रखना है ना। और प्लस एम ग्रेटर देन है माइनस, मतलब प्लस एम। एम एच आई हम लोग ऑर्डर याद है, ये प्लस एम प्लस आई रहने देते हैं। एम एच आई हमें ऑर्डर ध्यान रखना है, ठीक है ना। एम एच आई हमें ऑर्डर ध्यान रखना है, ठीक। तो इसमें NO2 कैसा है? NO2 माइनस एम है, CN माइनस एम है, NH ये प्लस एम लगा रहा है तो ये गलत हो गया। इसमें माइनस एम, ये प्लस एम, तो ये गलत हो गया। माइनस एम माइनस एम माइनस एम और माइनस एम, सारे माइनस एम लगा रहे हैं तो आंसर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। इसमें भी NH2 कैसा लगाएगा? प्लस एम लगाएगा। और NHR भी कैसा लगाएगा? प्लस एम। और ये भी कैसा लगाएगा? प्लस एम। प्लस एम होने के लिए जो कनेक्टिंग एटम है उसके बाद लोन पेयर होना जरूरी है। और माइनस एम होने के लिए किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्ड से, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से उसे डबल बॉन्ड से या ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्ट होना चाहिए। जैसा कि नाइट्रोजन कनेक्ट होता है साइनाइड के केस में और नाइट्रोजन कनेक्ट होता है ऑक्सीजन से किसमें? NO2 के केस में। तो ये सिंपल सिंपल सीधी सीधी बातें, ज़्यादा इसमें कोई गहराई की बात नहीं, आसानी से की जा सकती हैं। अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द फॉलोइंग जल्डाल मेथड 1 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड रिलीजेस अमोनिया दैट न्यूट्रलाइजेस 10 ml ऑफ 2 मोलर H2SO4। द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द कंपाउंड इज। हमें परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड निकालना है तो जल्डाल मेथड का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है? परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन अगर हम लिख दें तो दैट इज 1.4 इंटू NV डिवाइडेड बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ये होता फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले को अगर हम याद रखें, इस फॉर्मूले को अगर हम याद रखते हुए काम करना शुरू करें तो हमें NV की वैल्यू निकालने के लिए देखो हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है। NV मतलब मिल इक्विवेलेंट्स, तो हमें H2SO4 के लिए मिल इक्विवेलेंट्स दे रखे हैं। तो मिल इक्विवेलेंट्स ऑफ H2SO4 विल बी इक्वल्स टू मिल इक्विवेलेंट्स ऑफ किसके? अमोनिया के। तो H2SO4 का n फैक्टर है 2, 10 इंटू 2 विल बी इक्वल्स टू मिल इक्विवेलेंट्स ऑफ अमोनिया, तो ये हो जाएगा NV। तो NV की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40। तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कितना आ गया यार? परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन जो आया वो कितना आ गया? 1.4 इंटू NV की वैल्यू हो गई 40 डिवाइडेड बाय कितना ग्राम है? 1 ग्राम है। तो बहुत बढ़िया बात है, तो 56% आ गया। सीधा सीधा आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं। बोलो, तो हमें जब न्यूट्रलाइजेशन दे रखा हो जेडल मेथड में तो NV की वैल्यू निकाल के अब सीधे सीधे फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं जिससे कि आंसर निकल आएगा, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ 2,3 डाई ब्रोमो 1 फिनाइल पेंटेन। अब 5 कार्बन हमें चाहिए, तो देखो 1 2 3 4 5 इसमें है, 1 2 3 4 5 इसमें है,
1 2 3 4 5 इसमें भी हैं और 1 2 3 4 5 इसमें भी हैं। ठीक है, अब हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि 2 3 डाई ब्रोमो 2 3 डाई ब्रोमो 1 फिनाइल 2 3 डाई ब्रोमो 1 फिनाइल पेंटेन कह रहा है। तो अगर हम इसमें नंबरिंग करें और इस नंबरिंग को हटा दें, तो भी हम काउंटिंग कर रहे थे, अगर हम इस नंबरिंग को हटा दें और इसमें नंबरिंग देखो यहाँ से करो 1 2 3 4 5, क्योंकि पेरेंट चेन पास में कहाँ, फिनाइल ग्रुप पास में यहीं पे। जब फिनाइल ग्रुप पास में यहाँ पे, तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे, तो इसका आंसर क्या जाएगा, ये आंसर सही हो जाएगा, ये 2 3 डाई ब्रोमो। अगर इसमें नंबरिंग करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये 1 2 आ जाएगा। और इसमें नंबरिंग कहाँ से करेंगे, इसमें नंबरिंग हम फिनाइल से ही करेंगे, 1 2 3 4 5 ऐसा आ जाएगा, तो 3 4 आ जाएगा। और इसमें 1 2 3 ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशी इज मोस्ट स्टेबल। अब मोस्ट स्टेबल देखने के लिए क्या करो कि ये नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करेगा तो इसे क्या कर देगा, एंटी एरोमेटिक कर देगा। बोलो, ये इसे क्या कर देगा, एंटी एरोमेटिक कर देगा। ये जब रेजोनेंस करेगा तो भी 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स घुमाएगा और 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स घुमा के इसे भी एंटी एरोमेटिक कर देगा। और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स की एक खास बात और होती है कि रूम टेम्परेचर पे स्टेबल नहीं होते। इसमें sp3 हाइब्रिड कार्बन है सीधे स्ट्रेट अवे देखो, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। बोलो, ये क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। और इसमें रेजोनेंस है तो ये इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, तो 4n+2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, तो n की वैल्यू 0 आ जाएगी, यानी कि ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। और एरोमेटिक होते ही ये सबसे ज़्यादा स्टेबल भी हो जाएगा। बोलो, एरोमेटिक होते ही ये सबसे ज़्यादा स्टेबल भी हो जाएगा, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है कि हमसे लिस्ट ए से लिस्ट 2 को मिलाना है और डिस्टिलेशन टेक्निक से हम किसे अलग कर सकते हैं। डिस्टिलेशन टेक्निक से, सिंपल डिस्टिलेशन में हम लोगों ने क्लास एग्जांपल में किया है, डिस्टिलेशन टेक्निक में हम लोग किसे अलग कर सकते हैं, 4 नंबर को, एनिलीन और क्लोरोफॉर्म को। ठीक है, अब स्टीम डिस्टिलेशन से हम लोग, स्टीम डिस्टिलेशन सी को देखो तो एनिलीन और वाटर को कर सकते हैं। ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से पेट्रोल, क्रूड ऑयल सब अलग अलग करे जाते हैं। और डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर, ये बिल्कुल कॉपी के लिखे हुए, बिल्कुल नोट्स के लिखे हुए सवाल है, मैं दिखा सकता हूँ। और नोट्स तो मैंने पहले पढ़ा रखे हैं ना, तो कॉपी के लिखे हुए सवाल मिल रहे हैं थोड़े बहुत, लेकिन उसके लिए कॉपी पढ़नी पड़ेगी, नोट्स देखने पड़ेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा और बहुत कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो तुमने कभी नहीं किया है ना। जैसे कि तसल्ली बरत के तमीज से बैठ के, अभी भी समय है लगातार पढ़ने का, पढ़ लोगे हो जाएगा सिलेक्शन, है ना। केमिस्ट्री में नंबर 80 90 आ गए तो हो जाएगा काम बहुत जबरदस्त तरीके से। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल क्या कह रहा है, द स्ट्रक्चर ऑफ 4 मिथाइल पेंट 2 इनल। अब इन और अल है, तो इनल तो ये हो गया 1 2 3 4 सारे इनल हैं। अब कह रहा है कि पेंट 2 इनल कह रहा है, तो 1 2 3 4 5 इसमें आ गया, ये 1 2 3 4 5 इसमें आ गया, इसमें 1 2 3 4, तो इसमें तो ये 2 इनल है ही नहीं। ये 1 2 3 4 5 ये 3 2 इनल हैं, इसमें से हमें क्या सा चाहिए, 4 मिथाइल चाहिए, तो 4 मिथाइल वाला ऑप्शन क्या आ गया, 3 आ गया। ठीक, अगले सवाल पे चलते हैं, नॉमेनक्लेचर के भी सवाल ले लिया। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी पे। यार बहुत सवाल आ रहे हैं लगातार, इंटीजर में पूछे जाने वाले सवाल हैं, इन्हें जरा ध्यान से कर लेना। ठीक है ना, बिल्कुल ध्यान से करना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है ना, कह रहा है ऑन ए थिन लेयर क्रोमेटोग्राफिक प्लेट एन ऑर्गेनिक कंपाउंड मूव्ड बाय 3.5 सेंटीमीटर व्हाइल द सॉल्वेंट मूव्ड बाय 5 सेंटीमीटर, द रिटार्डेशन फैक्टर इज। तो हमने क्या किया, एक थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी वाली हमने प्लेट बना ली, एक प्लेट बना ली है। इसमें जहां पे हम लोग पॉइंट रखते हैं, जहां तक सॉल्वेंट फेज चलता है, उसकी लेंथ हम लिख लेते हैं, ये कितनी दे रखी है, ये 5 सेंटीमीटर दे रखी है। और ये कहां तक चढ़ के गया, ये 3.5 सेंटीमीटर तक चढ़ के गया। ठीक, तो रिटार्डेशन फैक्टर की वैल्यू क्या आ गई, आर एफ की वैल्यू आ गई 3/5, 3.5/5, तो ये आ गया कितना, 7 × 10⁻⁻⁻1। तो आंसर क्या लिख देंगे, 7 लिख देंगे। ठीक है ना, रिटार्डेशन फैक्टर क्या होता है कि टोटल कितना लेंथ थी, उसे डिवाइड करेंगे किससे, जो है सॉल्वेंट, जो मतलब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है मूव किया, उसकी लेंथ अपॉन टोटल लेंथ से डिवाइड कर देंगे, आसानी से आंसर आ जाएगा। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि असेंडिंग एसिडिटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोजन एटम्स इज। एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिखना है, तो ये कार्बन कैसा है, sp हाइब्रिड है, ये sp2 हाइब्रिड है, ये sp3 है और ये भी sp3 है। तो एक बात ध्यान रखो कि जैसे जैसे परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ेगा यार,
परसेंटेज एस करेक्टर इंक्रीजेस एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। यार एसिडिटी और जब एसिडिक स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं ऑर्गेनिक में तो सेम ही बात कर रहे हैं, ठीक है ना। एसिडिटी मतलब बेसिस की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हो गया, सबसे ज्यादा एसिडिक हो गया 1 यानी कि ए। अब हमें असेंडिंग ऑर्डर लिखना है तो ए से शुरुआत कर दें। ए के बाद आ जाएगा बी के बाद आ जाएगा डी और डी के बाद आ जाएगा सी सबसे कम एसिडिक होगा क्योंकि प्लस आई इफेक्ट लग रहा है और प्लस आई इफेक्ट लगाने से क्या होती है, एसिड स्ट्रेंथ डिक्रीज करती है। क्या प्लस आई से एसिडिक स्ट्रेंथ किसके प्रोपोर्शनल है, एसिडिक स्ट्रेंथ जो है अगर हम लिखना चाहें तो हम क्या लिखते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ जो प्रोपोर्शनल है वो किसके, प्लस आई के, सॉरी प्रोपोर्शनल है किसके, माइनस आई के और माइनस एम के। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्लस आई के और प्लस एम के और प्लस एच के। ठीक, तो इसमें प्लस आई ज्यादा लग रहा है इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर सी सबसे कम होगा और ए सबसे ज्यादा। तो सी और ए वाला ऑप्शन तो 4 मिल रहा है, इस पर हमने मार्क कर दिया आसानी से। डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना है, इस बात का ध्यान रखना है, असेंडिंग ऑर्डर लिखना है, ये बात ध्यान रखना है। तो सबसे कम सबसे पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद सबसे ज्यादा वाला लास्ट में लिखेंगे, ठीक है ना। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला क्या कह रहा है, अपीयरेंस ऑफ ब्लड रेड कलर ऑन ट्रीटमेंट विद सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट ऑन ऑर्गेनिक कंपाउंड विद FeSO4 इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 प्रेजेंस किसकी बताता है, ये रिएक्शन किसकी होती है, ये Fe3+ की रिएक्शन है HCN माइनस से, तो इससे FeSCN आ जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मेंस में एडवांस में कई राउंड कई तरीके से पूछी जा चुकी है। इससे ब्लड रेड कलर आ जाता है, जिसमें हम लोग क्या कहते हैं कि नाइट्रोजन और सल्फर दोनों प्रेजेंट होंगे तभी ऐसा हो सकता है, अदरवाइज ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगला सवाल आइसोमेरिज्म से कह रहा है, क्या कह रहा है कि द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कंफर्मेशन ऑफ इथेन, कंफर्मेशन ऑफ इथेन देखने, इक्लिप्स कंफर्मेशन इज मोस्ट स्टेबल, ये तो हो नहीं सकता। डायहेड्रल इन स्टैगर्ड इज 60 डिग्री, ये सही बात है। इसे देखो डायहेड्रल और इक्लिप्स कैसे बनाएंगे। अगर हमने डायहेड्रल एंगल देखा तो स्टैगर्ड फॉर्म ये है, ये एंगल कितना है 60 डिग्री है, और ये कैसा है स्टैगर्ड फॉर्म है, ठीक। तो आंसर क्या आ गया, आंसर क्या आ गया, 2 आ गया इसका, बोलो आंसर 2 आ गया। कंफर्मेशन ऑफ इथेन आर इंटर कन्वर्टेबल, अच्छा हमें इनकरेक्ट बताना है, सॉरी तो क्या कह रहा है कि ये स्टैगर्ड है 60 डिग्री है, कंफर्मेशन ऑफ इथेन आर इंटर कन्वर्टेबल टू वन अनदर, बिल्कुल सही बात है। इथेन हैज इनफाइनाइट कंफर्मेशन, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जीरो जो कि इक्लिप्स फॉर्म में है, जो कि इक्लिप्स फॉर्म में है, इसमें एंगल कितना है 0 डिग्री है, ये ज्यादा स्टेबल है स्टैगर्ड फॉर्म और ये लेस स्टेबल है। लेकिन 0 से 60 तक आने के लिए इनफाइनाइट नंबर पॉसिबल है, तो इसलिए आंसर क्या आ जाएगा, हमें इनकरेक्ट बताना है तो आंसर हम वर्ग मार्क करेंगे। अब देखो अगर हम एक ही ऑप्शन पढ़ के, दो पढ़ के आगे बढ़ जाते तो हमारा सवाल गलत हो जाता। भाई 2 ऑप्शन पढ़ के अगर तुम आगे बढ़ जाओगे तो सवाल गलत ही हो जाएगा। मैंने तीसरा पढ़ा जिससे मेरे को एहसास हुआ कि अरे इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो हम लोग आगे से इनकरेक्ट को हाईलाइट करते हुए चलेंगे, ठीक है ना। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला कह रहा था हाईएस्ट इनॉल कंटेंट इज शोन बाई, इनॉल कंटेंट हाईएस्ट किसमें होगा। अब इसके जब इनॉल बनाओगे, ध्यान से देखना मेरी बात भाई, जब इसके इनॉल बनाओगे तो इस पे अल्फा है, ये 4 अल्फा है। तो जब तुम इनॉल बनाओगे इसका, तो एक इनॉल तो ये बना सकते हो इस तरह का, और एक इनॉल इस तरह का बना सकते हो। दोनों में कौन ज्यादा बनेगा, ये ज्यादा बनेगा, क्यों, क्योंकि इसमें कॉन्जुगेशन है। इसमें यहाँ अल्फा, यहाँ अल्फा, यहाँ अल्फा, 3 जगह अल्फा, तो ये बन गया OH, उधर ही लगा देते हैं जहां पे लगा हुआ, तुम्हें तकलीफ ना हो। OH, OH और OH, 3 जगह OH लग गया, तो ये क्या बन गया, ये एरोमेटिक हो गया। अब एरोमेटिक हो गया तो सबसे ज्यादा इनॉल कंटेंट तो एरोमेटिक वाले का होगा, तो आंसर तो 2 आएगा, ठीक है। लेकिन हमें सबके इनॉल बना के देख लेने चाहिए क्योंकि वी आर डूइंग द प्रैक्टिस, तो हम लोग अल्फा देख ले रहे हैं, 3 जगह अल्फा है, तो OH आ गया और यहाँ पे OH आ गया, एक ये बना। दूसरा क्या बन सकता है कि OH यहाँ पे आ जाए और एक यहाँ पे OH आ जाए, ठीक है, सही है। अब इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल होगा ये तुम्हें सोच के बताना है, इन दोनों में विच इज मोर स्टेबल, ये तुम्हारे लिए क्वेश्चन है।
कमेंट में आंसर चाहिए मेरे को, और डिबेट चाहिए इस बारे में कि कमेंट में इस पे डिबेट होनी चाहिए कि कौन ज्यादा स्टेबल है। सही आंसर बताने वाले को पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, अगली क्लास में उसका नाम लिया जाएगा। और अपना कमेंट करके नाम लिखना मत भूलना कि सर मैंने, मेरा नाम ये है, मैंने ये कमेंट किया और इसका रीजन ये है। तो अगले जब भी हम लोग रिकॉर्डिंग करेंगे, अगली तुम्हारा नाम बिल्कुल जरूर लिया जाएगा ध्यान से कि इस बच्चे ने सही नाम लिया, ठीक है ना, पुरस्कार के रूप में। और तीसरा क्या बन सकता है? तीसरा ये बन सकता है जो ऑब्वियसली कम स्टेबल है, ये लीस्ट स्टेबल है, ये मैं बता दे रहा हूँ। ऊपर वाले दोनों में कंपटीशन है, क्योंकि क्या है, कॉन्जुगेशन है दोनों में। इसमें यहाँ पे तो अल्फा है ही नहीं, केवल यहाँ पे अल्फा और यहाँ पे अल्फा है। तो ओ एच डबल बॉन्ड ओ एच, और ये इस तरह का बन जाएगा, ठीक। तो क्या होगा, अब अगर इसमें देखोगे जब ये बन जाएगा तो इसके पास यहाँ पे एच है, वो भी निकल सकता है एरोमेटिक करने के लिए, लेकिन इतना सोचा नहीं होगा मेंस वालों ने, इसलिए आंसर को 2 मार्क कर देता है। लेकिन अगर एरोमेटाइजेशन हो रहा है बेसिक मीडियम, ये दोनों बन गए, तो यहाँ से एसिडिक एच भी निकाला जा सकता है कि नहीं? बिल्कुल जा सकता है। तो डिस्कशन इसी बात का है कि क्या हो सकता है। जो पेपर में सवाल आ गया केवल आंसर की देना इज नॉट अ सोल्यूशन, है ना। अगला क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रॉन्स्टेड बेस। अब हमें ब्रॉन्स्टेड बेस बताना है, तो हमें क्या देखना है, लोन पेयर की अवेलेबिलिटी चेक करनी है, लोन पेयर की अवेलेबिलिटी चेक करनी है। अवेलेबिलिटी चेक करनी है लोन पेयर। अब इसमें देखो नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस करके इसे तो एरोमेटिक कर रहा है, तो बहुत बिजी है भाई। इसमें भी रेजोनेंस कर रहा है और इसमें भी रेजोनेंस कर रहा है। इसमें कैसा है, लोकलाइज है। तो ये आंसर तो ये हो गया स्ट्रॉन्गेस्ट बेस में। लेकिन हम ये एक बात जनरल फैक्ट की तरह लिख सकते हैं कि दो एलिफेटिक बेसिस होते हैं आर मोर बेसिक देन एरोमेटिक बेसिस इन जनरल। ठीक। अगर इनमें ऑर्डर लिखना हो तो 3 सबसे ज्यादा बेसिक है, 3 के बाद आ जाएगा आंसर किसका, 2 का, 2 के बाद आ जाएगा 4 का, और 4 के बाद सबसे कम बेसिक होगा वो 1 होगा। क्योंकि एक बार एरोमेटाइजेशन में लोन पेयर गया, वो लौट के वापस नहीं आ रहा भाई। उसे तुम जो कुछ करना हो कर लो, वो लौट के वापस नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा है, ठीक है ना। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट डोमिनेट्स ओवर इंडक्टिव इफेक्ट, ये तो सही बात है, लेकिन सही को हम मार्क नहीं करना, हमें इनकरेक्ट मार्क करना है। इस बार ध्यान रखेंगे, इनकरेक्ट मार्क करना है, ध्यान रखेंगे ना। कह रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट इज टेम्परेरी इफेक्ट, बिल्कुल सही बात है। हाइड्रोजन आयन शोज नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, ये तो गलत बात है, क्योंकि एच कैसा करेगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करेगा, नेगेटिव नहीं करेगा। ऑक्सीजन कंपाउंड कंटेनिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ऑक्सीजन कंपाउंड शोज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट इन प्रेजेंस ऑफ ए रेजेंट ओनली, बिल्कुल सही बात है। अगर रेजेंट नहीं होगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट अफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्या करा, द एब्जॉर्बेंट यूज इन एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी आर दिस, चूज द एप्रोप्रिएट आंसर गिवन बिलो। कौन कौन से एब्जॉर्बेंट यूज होते हैं? तो सिलिका जेल जो होता है ये पोलर है और एसिडिक है, जो तुम्हारे बॉल्स पड़ी हुई मिलती हैं बॉटल्स में वो। और एल्यूमिना जो है ये भी है, ये पोलर है और ये बेसिक है। मैग्नीशिया और क्विकलाइम बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, इन्हें यूज नहीं करते। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर ए और बी आ जाएगा केवल, ठीक। इंफॉर्मेशन वाला था इसलिए लिया, इस क्वेश्चन को देखना है ध्यान से। अगला क्या करा, अगला करा फॉर द कंपाउंड में 4 कंपाउंड दिया था, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अगर हमें बॉइलिंग पॉइंट देखना है, अगर हमें बॉइलिंग पॉइंट देखना है तो हमें पोलैरिटी देखनी है। और पोलैरिटी देखने के लिए जिसमें ओ एच बॉन्ड है वो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, बोलो। ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, ठीक है। मोलर मास बाद में देखेंगे, पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखेंगे। तो डी सबसे ज्यादा है, डी सबसे ज्यादा एक तो बी ऑप्शन में और एक सी ऑप्शन में है। और जिसमें कोई भी पोलैरिटी नहीं है वो सबसे कम है, यानी कि बी, बी मिनिमम होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर 2 आ जाएगा। आप कीटोन और ईथर में जो कीटोन्स होते हैं वो ज्यादा पोलर होते हैं ईथर से, ठीक। ठीक है, तो ऐसे अगर ऑर्डर लिखना हो तो लिखने क्या, अल्कोहल, फिर कीटोन, फिर ईथर, और फिर एल्केन। और ये क्या लेंगे, ऑफ कंपेरेबल मासेस लेंगे। कैसे लेंगे, कंपेरेबल मासेस लेंगे, ठीक है ना। कंपेरेबल मासेस लेंगे तभी ये कह पाएंगे। अगला देखो क्या कह रहा है।
अगला कह रहा है मैकेनिज्म स्टेप दे रखी है और हमें बताना है ये कौन सा स्टेप है। देखो अब ये 1 और ये 2 आ गया, ये 1 और 2 आ गया, तो ये क्या हो रहा है, प्लस एम इफेक्ट लगा रहा है। तो प्लस एम इफेक्ट लगा रहा है तो इसे हम प्लस आर लिख दें, चलेगा बोलो? इसे हम प्लस आर लिख दें, ठीक है। ये क्या हो रहा है, इसमें इलेक्ट्रोफिलिक अटैक हो रहा है और H प्लस बन जा रहा है, तो ये किसका ऐसा है, ये प्लस ई है। निगेटिव चार्ज हो रहा है और ये माइनस ई हो गया। और NO2 क्या लगाएगा, माइनस एम लगाएगा। NO2 क्या लगाएगा, माइनस एम लगाएगा, तो ये हो गया दिस। तो इसका आंसर आ गया 1 का 4 2 का 3। तो आंसर आ गया क्या, ये आंसर आ गया। ज्यादा ऑप्शन देखने की जरूरत है नहीं, बड़ा क्वेश्चन है, दिख नहीं रहा है, ठीक है ना। तो सरल सवाल, लेकिन तुम्हें इंफॉर्मेशन पूरी मिलनी चाहिए, इसके लिए ऐसे सवाल चूज किए गए। अगला क्या कह रहा है, यूजिंग द गिवन फिगर द रेशियो ऑफ RF ऑफ कंपाउंड ऑफ अ सैंपल A एंड सैंपल C इज x। ठीक है, हमें रेशियो निकालना RF का, x इंटू 10⁻⁻2 द वैल्यू ऑफ x इज। अब बेस लाइन हमारी देखो ये है, और सॉल्वेंट फ्रैक्शन यहाँ पे यानी कि 12.5 हमें बेस में लेना है। तो RF फॉर A निकाल लो। RF फॉर A जो आ जाएगा, वो A कहाँ पे आ रहा है, A को मान ले 0.5 पे, A को मान ले 5 पे, तो 5/12.5 आ जाएगा। और RF ऑफ C कितना आ जाएगा, RF C आ जाएगा 10/12.5 आ जाएगा, आ जाएगा। तो हमें RF ऑफ A अपॉन RF ऑफ C निकालना है, तो ये आ जाएगा 5/10 के बराबर, यानी कि 5 इंटू 10⁻⁻1, यानी कि 50 इंटू 10⁻⁻2। तो आंसर हम क्या लिख देंगे, आंसर हम 50 लिख देंगे यहाँ पे। समझ में आई बात? आसानी से, बहुत आसानी से, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इन सवालों में, ये आसान सवाल है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एरोमेटिक, हमें बताना एरोमेटिक कौन कौन है। तो देखो इसमें तो sp3 हाइब्रिड कार्बन है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन नहीं है, लैक्स कंप्लीट कॉन्जुगेशन। अब यार कई लोग क्या करते हैं कि स्टाइरिन को, ये स्टाइरिन है बेसिकली, इसका नाम क्या है, स्टाइरिन। अगर तुम्हें नाम याद आ गया तो ये तो एरोमेटिक है ही एकदम गारंटी से। कई लोग क्या कहेंगे कि सर इसका पाई बॉन्ड रेजोनेंस करेगा तो इसकी एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, ठीक। इसका नाम है 10 एन्युलिन। ये क्या है, ये 10 एन्युलिन है। 10 एन्युलिन में क्या होता है कि ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन आपस में बहुत पास आ जाते हैं, तो ये रिपेल करते हैं, और रिपेल करते हैं तो रिंग ऐसी ना रखी, ये परपेंडिकुलर हो जाती है, तो ये नॉन प्लेनर हो जाता है। नॉन प्लेनर हो जाता है तो नॉन एरोमेटिक है, नॉन प्लेनर है तो नॉन एरोमेटिक। अब इसे काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इसका नाम है 14 एनुलीन। सब क्लास के लिखे हुए एग्जांपल्स हैं, आराम से देखोगे तो मिल जाएंगे नोट्स में लिखे हुए। 14 एनुलीन में ये हाइड्रोजन जो होते हैं वो दूर दूर हो जाते हैं, क्योंकि स्पेस बढ़ गया है, रिंग का साइज बढ़ गया है, तो 4n+2 इज इक्वल टू 14 हो गया, तो n की वैल्यू आ गई 3। तो ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा बी और डी। तो ये क्या हो गया, ये एरोमेटिक हो गया, ये एरोमेटिक हो गया, तो आंसर क्या आ गया, बी और डी आ गया। ठीक है, आसानी से आ पा रहा, कोई इसमें दिक्कत मुश्किल समस्या परेशानी किसी को भी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, जेल्डाल मेथड फिर से आ गया, इज एप्लीकेबल टू एस्टिमेट नाइट्रोजन इन pyridine, बिल्कुल नहीं। जो रिंग में नाइट्रोजन है उसे अमोनियम सल्फेट में कन्वर्ट नहीं किया सकता, इसलिए इसे बिल्कुल हम टेस्ट नहीं करते रिंग वाले नाइट्रोजन को। तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारे गलत आ गए, तो बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स हम लोग लगा देंगे, आंसर आ जाएगा 2। ठीक, दोनों स्टेटमेंट गलत है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगले सवाल पे आ जाते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। अब देखो कई जगह इसका आंसर गलत दिया हुआ है, इस सवाल को जरा ध्यान से देखना कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी के लिए सबसे पहली कंडीशन ये है कि हर किसी का ऑक्टेट चेक करेंगे, अगर ऑक्टेट कंप्लीट है जिसका, वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, ये लुईस थ्योरी कहती है, ठीक है। तो इसमें इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है, बिल्कुल है, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 8 है, इसके पास 8 है, इसके पास 8 है, और इसके पास भी 8 है, ठीक है। इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 8, इसके पास 8, इसके पास 8, इसके पास 6, और इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन। जिसके पास प्लस चार्ज है उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, जिसके पास नेगेटिव उसके पास 8 होंगे। इसके पास ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, बाकी सबके पास 8 हो गए। इसमें 8 इसके पास है, 8 इसके पास, 8 8 8, और नाइट्रॉन के पास भी 8 ही है। तो डी सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया। अब डी सबसे ज्यादा स्टेबल करते ही तुम्हारा कोई ऑप्शन नहीं मैच करे,
ठीक है, ये सवाल मैंने जानबूझ के लिया क्योंकि ये 2023 में कई लोगों ने इसका आंसर दिया था, जबकि ये आंसर बोनस होना चाहिए था और ये बोनस हुआ भी था सवाल बाद में, लेकिन कई कोचिंग वालों ने भैया अपने मन से जो भी कुछ आंसर अगड़म बगड़म करके निकाल दिया वैसा निकाल दिया। अब सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, जब ऑक्टेट नहीं कंप्लीट है तो हम क्या देखेंगे कि क्या होना चाहिए कि नाइट्रोजन के पास नेगेटिव चार्ज दूर होना चाहिए। सबसे कम स्टेबल आ गया सी, सबसे कम स्टेबल आ गया सी। ठीक, हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है, ध्यान रखना। तो सी सबसे पहले आना चाहिए और डी सबसे लास्ट में आना चाहिए, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक, फिर डी सी सबसे पीछे आ गया, फिर ए और बी में बी ज्यादा स्टेबल है किससे, ए से, क्योंकि नाइट्रोजन के लोन पेयर से नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, नाइट्रोजन के लोन पेयर से नेगेटिव चार्ज रिपेल करेगा, तो आंसर आ जाएगा डीबीसी आ जाएगा। और इसे हम लोग मानेंगे कि नो ऑप्शन मैचिंग में डाल देंगे ना। ऐसे क्वेश्चन को अगर पेपर में आएगा तो हम लोग उसे क्या करेंगे, चैलेंज करेंगे। ठीक है, ऐसा पेपर में आएगा तो हम उसे क्या करेंगे, चैलेंज करेंगे, देखेंगे क्या कर सकते हैं हम लोग। भाई हम लोग देख ही सकते हैं ना कि क्या कर सकते हैं, एनडीए वाले हैं, भगवान मालिक है इनका। तो अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंफर्मेशन इज मोस्ट स्टेबल। मोस्ट स्टेबल कौन सा होगा, एंटी वाला, ये एंटी है, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा एंटी। ये फुल्ली इक्लिप्स्ड है, ये फुल्ली इक्लिप्स्ड है, ये गॉश है और ये पार्शियली इक्लिप्स्ड है। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है, इन जनरल स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखें तो जनरल स्टेबिलिटी ऑर्डर कौन सा होता है, एंटी, फिर गॉश, फिर पार्शियली इक्लिप्स्ड और लास्ट में फुल्ली इक्लिप्स्ड। ठीक, तो आंसर ये आ गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी के लिए हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। वाटर प्रेजेंट इन द पोर्स ऑफ द पेपर फॉर्म्स अ स्टेशनरी फेज। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है, पेपर क्रोमेटोग्राफी मैंने पढ़ा रखी है, वो देखी जा सकती है वहां से, है ना। ठीक, अब क्या कर रहा है, पेपर शीट फॉर्म्स द स्टेशनरी फेज। बिल्कुल नहीं, वाटर ही है, जो कुछ बना रहा है वो वाटर ही बना रहा है, ठीक है ना। ठीक, चलो आगे बात करते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है, द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन इन द फॉलोइंग। कार्बोकैटायन के लिए हम क्या देखेंगे, हमें चाहिए क्या, रेजोनेंस चाहिए। रेजोनेंस चाहिए, तो इसमें तो रेजोनेंस किससे है, केवल पाई बॉन्ड के साथ है। इसमें भी, इसमें क्रॉस कॉन्जुगेशन है। ये क्या है, ये क्रॉस कॉन्जुगेशन है। ये क्या है, ये क्रॉस कॉन्जुगेशन है। इसमें जब रेजोनेंस हो रहा है तो इसमें रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ से यहाँ हो रहा है, यहाँ से आ रहा है, लेकिन नाइट्रोजन का लोन पेयर जो है वो भी क्रॉस कॉन्जुगेशन दे रहा है। क्या दे रहा है, क्रॉस कॉन्जुगेशन दे रहा है। लेकिन जब यहां से नाइट्रोजन से चले तो देखो बिल्कुल ये क्या आ गया, ये एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन आ गया। तो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन ज्यादा फेवरेबल होता है, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। तो आंसर क्या हो गया अपना, सी आया, लेकिन सी वाला ऑप्शन ए है। ये भी ऐसे गंदगी कर लेते कि सी ऑप्शन में ए डाल दिया, ए में बी डाल दिया, बी में सी डाल दिया, ऐसा कर लेते, गंदा गंदा, है ना। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला कह रहा है इन द ड्यूमास मेथड ऑफ एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन द सैंपल इज हीटेड विद कॉपर ऑक्साइड एंड द गैस इवॉल्व्ड इज पास थ्रू कॉपर गैस। ये तो सिंपल सी बात है, कॉपर ऑक्साइड किस में पास करेंगे, कॉपर गैस से पास करेंगे। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड तो पहले से ही है। अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि हमें एलिमेंट डिटेक्टेड है और रिएजेंट उसमें या प्रोडक्ट फॉर्म हमसे पूछ रहा है। तो नाइट्रोजन बनता है Fe4 FeCN6 के फॉर्म में। सल्फर हेलोजन जो बनेंगे वो AgNO3 से ट्रीट हो जाएंगे। बोलो, अब इन दो से ऑप्शन आ रहा है क्या, 1 का 3 और डी का, क्या आ रहा है, 1 का 3 और डी का 2। 1 का 3 और डी का 2 एक ही ऑप्शन में आ रहा है, तो आंसर ए लिख देंगे। फॉस्फोरस हम लोग निकालते हैं अमोनियम फॉस्फो मॉलिब्डेट से ट्रीट कराते हैं। ठीक, और सल्फर के लिए हम लोग ये टेस्ट करते हैं Na2S वाला। ठीक है, जैसे हम वॉयलेट पेपर से निकालते हैं तो इसकी रिएक्शन लिख दें क्या, अगर रिएक्शन तुम्हें जरूरत हो मैं रिएक्शन लिख सकता हूँ कि NaCN की रिएक्शन FeSO4 से होती है, तो इससे Na4 FeCN6 बन जाता है। ठीक, Na4 FeCN6 बनता है और फिर ये Fe3 प्लस के साथ रिएक्शन करके Fe4 FeCN6 बना देता है, जिसका प्रूशियन ब्लू कलर आता है ना, इसका प्रूशियन ब्लू कलर आता है। ठीक,
जो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट होता है उसमें क्या होता है, सल्फर डाइजेस्ट होकर क्या बना देगा, Na2S। अब जो H2 माइनस बना वो क्या करेगा, Na2FeCN5NO से रिएक्शन करके FeCN5NOS बना देता और इसका वायलेट कलर आता, इसका क्या आता, वायलेट कलर आता, और यहाँ पे चार्ज जो आएगा वो -2 आ जाएगा। ठीक, बाकी सिल्वर के साथ अगर X माइनस होगा तो Ag प्लस और X माइनस मिलके क्या बना देंगे, Ag प्लस और X माइनस मिलके क्या बना देंगे, AgX बना देंगे। ठीक, और अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट का येलो प्रेसिपिटेट आ जाता है किसमें, जब फॉस्फेट होता है। ठीक, अगला देखो क्या कर रहा है, कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग कॉलम क्रोमेटोग्राफी आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें बताना है। ठीक है, क्या कह रहा है, सी इज मोर पोलर देन ए एंड बी। अब जो पोलर होगा वो सबसे ऊपर चला जाएगा और जो नॉन पोलर होगा वो कैसे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो ए है मोस्ट पोलर, ये ए बी और सी लिखे हुए हैं, ए कैसा है, मोस्ट पोलर है, तो सी तो नहीं है पोलर। ठीक, और ए इज लीस्ट पोलर, तो ये भी गलत हो गया। अब कह रहा बी कम्स आउट ऑफ द कॉलम बिफोर सी बट आफ्टर ए, ये बात सही है। सी जो है वो किसके बाद आएगा, आउट कम्स आउट बिफोर सी, ठीक है, एंड आफ्टर ए। ए से सी से ज्यादा पोलर है, ये लीस्ट पोलर है, तो ये सी से ज्यादा पोलर है और ए से कम पोलर है, तो ये बीच में आएगा। ए स्पेंड्स मोर टाइम इन द कॉलम, नहीं ये तो गलत बात है, क्योंकि ए क्या करेगा, ए सबसे कम टाइम स्पेंड करेगा और नीचे आ जाएगा फटाफट। ठीक, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर हमारा ए आ जाएगा। ठीक, ठीक है, चलो अगले सवाल पे चलता है। अगला कह रहा है यूजिंग कॉलम क्रोमेटोग्राफी द मिक्सचर ऑफ टू कंपाउंड्स ए एंड बी आर सेपरेटेड, ए इल्यूटेड फर्स्ट एंड बी, दिस इंडिकेट्स बी हैज लो आरएफ वैल्यू और स्ट्रॉन्गर एड्सॉर्प्शन। बिल्कुल, बी कम उड़ पा रहा है, उसका एड्सॉर्प्शन कम है और उसकी आरएफ वैल्यू क्या है, आरएफ वैल्यू भी कम होगी। स्ट्रॉन्गर एड्सॉर्प्शन होगा क्योंकि उसने बाइंडिंग ज्यादा अच्छे से की, उड़ नहीं पा रहा है, तो आरएफ वैल्यू ऑब्वियसली कम हो जाएगी क्योंकि ऊपर तक ट्रेवल नहीं कर पाया। अगला क्या कर रहा है, अगला कह रहा है OH माइनस के 2 इक्विवेलेंट से रिएक्शन करानी है, तो इससे रिएक्शन से बनेगा क्या, इससे बन जाएगा यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे O माइनस और यहाँ पे O माइनस। ठीक, ये बन गया, ये था स्क्वायरिक एसिड। तो बी जो कंपाउंड बना इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, तो ये एरोमेटिक होता है। तो ए सही हो गया। द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन इज वेरी स्लो, नहीं ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्शन तेजी से हो जाएगी। कह रहा है द ए शो टॉटोमरिज्म, ए शो टॉटोमरिज्म, बिल्कुल ए तो टॉटोमरिज्म दिखाई रहा है, सामने से दिख रहा है। द बॉन्ड लेंथ ऑफ द सी इन द कंपाउंड बी आर सेम, क्योंकि ये रेजोनेंस हो रहा है और ये इधर से भी हो सकता है इस तरह से, तो सारी बॉन्ड लेंथ कैसी आ जाएंगी, सेम आ जाएंगी, तो आंसर ए सी और डी आ जाएगा। अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है 0.4 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स गिव्स 0.376 ग्राम्स ऑफ AgBr इन कैरियस मेथड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन। तो परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन हमें निकालना है, तो परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन का फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन इज इक्वल टू होता है 80/188 इंटू मास ऑफ AgBr। फॉर्मूला अगर याद है फिर तो आसानी हो जाएगी जिंदगी, और फिर मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। ठीक, तो ये हो गया कितना, 80/188 इंटू मास ऑफ AgBr कितना हो गया, मास ऑफ AgBr हो गया 0.376 डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया 0.4 इंटू 100। ठीक, तो इसे 400 कर लो, इसे यहाँ से डेसिमल उड़ा दो, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो यहाँ से, तो ये आ जाएगा 80 इंटू 376 डिवाइडेड बाय 188 इंटू 4, ये इसके 2 टाइम्स के बराबर है, ये आ जाएगा 2 टाइम्स, तो आंसर कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, तो आंसर 40% लिख देंगे। आंसर क्या आ जाएगा, 40% आ जाएगा। भाई देखो सारे मेथड सारे तरीके के एग्जाम्पल हम लोगों ने लेने की कोशिश की जिससे तुम्हारे से सवाल बन जाए ज्यादातर, है ना। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला कह रहा है हम लोगों ने नाइट्रोजन देख लिया,
जेल्डाल देख लिया, ड्यूमा देख लिया, कैरियस मेथड में ब्रोमीन देख लिया, अब सल्फर की बारी है। कह रहा इन द एस्टिमेशन ऑफ 0.471 ग्राम्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के 1.4439 ग्राम्स ऑफ बेरियम सल्फेट, द परसेंटेज ऑफ सल्फर इन द कंपाउंड इज। तो परसेंटेज ऑफ सल्फर हम लोग कैसे निकालेंगे? परसेंटेज ऑफ सल्फर is equals to 32 upon 233 into mass of barium sulfate upon mass of organic compound into 100 कर देंगे तो 32 upon 233 into 1.4439 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा? 0.471 into 100। भैया इसे सबको डिवाइड कर देना, सॉल्व करोगे, यहाँ से डेसिमल हटा के यहाँ जीरो बढ़ाना, एक जीरो से यहाँ बढ़ा देना, इसे सॉल्व कर दोगे आंसर 42.10% आ जाएगा। तो हम इसे क्या लिख देंगे? 42% लिख देंगे। नियरेस्ट इंटीजर पे राउंड ऑफ करना था अपन को, तो ठीक है ना। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? 3 ऑर्गेनिक कंपाउंड ए बी सी वर अलाउड टू रन इन द लेयर क्रोमेटोग्राफी यूजिंग हेक्सेन, द गिव रिजल्ट एंड आरएफ वैल्यू ऑफ द मोस्ट पोलर। अब जो पोलर होगा वो ज्यादा उड़ेगा, तो ये क्या है? ये मोस्ट पोलर है। ये क्या है? ये मोस्ट पोलर है। सॉरी, ये जो लीस्ट पोलर होगा वो ज्यादा उड़ेगा, मोस्ट पोलर नहीं, लीस्ट पोलर ज्यादा उड़ेगा। तो ये क्या है? लीस्ट पोलर, क्योंकि जो पोलर होगा उसकी बाइंडिंग ज्यादा होगी। तो ये क्या है? ये लीस्ट पोलर है। और जो पोलर होगा तो मोस्ट पोलर होगा। अगर तुम्हें देखने का मन हो तो गूगल पे डालना कि अल्कोहल और एसिड में, अगर तुम एल्केन, अल्कोहल और एसिड लोगे तो एसिड के केस में, मतलब अगर मैं अपने याद से बनाऊं, तो अगर एल्केन उड़ के यहाँ तक आएगा, मतलब ये बेस पॉइंट है, एल्केन उड़ के यहाँ तक आएगा, तो अल्कोहल कुछ इस तरह का आएगा और एसिड कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक, तो इसके लिए आर एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 अपॉन टोटल लेंथ कितनी है? 8, तो ये 1/4 आ जाएगा। तो ये 25 इंटू 10⁻⁻2 आ जाएगा। ठीक, ठीक है। चलो भावनाओं में एक सवाल गलत नहीं करना। कह रहा टेस्टोस्टेरोन आ गया, देखो भावनाओं वाला। विच इज स्टेरॉइड हार्मोन हैज द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, द टोटल नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन बताने। एसिमेट्रिक कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी अलग है, तो 1 2 3 4 5 और 6। ये 6 इनकी चारों वैलेंसी अलग अलग हैं, आराम से देखे जा सकते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल देखो। अगला सवाल कह रहा है कि गिवन बिलो are the two statement labeled assertion and reason. 6 aniline, 8 aniline and 10 aniline, 6 10 aniline are respectively aromatic, non aromatic and aromatic. अभी हम लोगों ने देखा कि जो 10 एनुलिन है ये नॉन एरोमेटिक होती है। ठीक, जो 8 एनुलिन है ये साइक्लोऑक्टेट्राइन है। ये क्या है? ये साइक्लोऑक्टेट्राइन है। इसे हम लोग कॉट कहते हैं। और ये क्या बन जाती है? ये टब बन जाती है। तो ये टब बन जाती है और ये भी क्या है? नॉन प्लेनर है। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया कि ये पहली एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक है, ये नॉन एरोमेटिक और ये भी नॉन एरोमेटिक है। तो एंटी एरोमेटिक ऐसी कोई बात नहीं है। प्लेनरिटी इज वन ऑफ द रिक्वायरमेंट फॉर एरोमेटिक सिस्टम, ये बात सही है। तो एक गलत हो गया तो अपने आप आंसर 4 आ जाएगा, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत बचेगी नहीं इसमें। अगला क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल कैटाइन। अब मोस्ट स्टेबल कैटाइन कौन सा होगा? इसमें रेजोनेंस हो रहा है, इसके साथ कार्बन के साथ रेजोनेंस नहीं हो रहा, तो ये 1 डिग्री हो गया। और फिर OCH3 क्या लगाएगा? -I लगा देगा। इसमें ऑक्सीजन का लोन पे रेजोनेंस इधर कर रहा है, ये रेजोनेंस इधर कर रहा है, तो ये 1 डिग्री एलाइलिक है। ये क्या है? 1 डिग्री एलाइलिक है। इसमें क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का लोन पे इधर आया, ये इधर आया, ये रेजोनेंस बढ़िया कर रहा है, ये रेजोनेंस क्या कर रहा है? बढ़िया कर रहा है। और इसमें भी रेजोनेंस कैसा हो रहा है? इसमें एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है। क्या है? एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है। जब एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन होता है तो जितने नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा होंगे उतनी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो आंसर डी आ जाएगा। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है, द अमंग द फॉलोइंग मार्क हाइड्रोजन कंपाउंड विच शो द लोएस्ट पीके वैल्यू। अब पीके वैल्यू सबसे कम किसकी होगी? इस H को निकालो तो बन जाएगा क्या? CH2 - COH।
इसे निकालो तो CH2 माइनस C डबल बॉन्ड O CH3। अगर लोएस्ट पीके वैल्यू चाहिए, पीके लोएस्ट का मतलब क्या है, के हाईएस्ट चाहिए। के हाईएस्ट का मतलब क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड चाहिए। हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड चाहिए। ठीक है, तो सब पे निगेटिव बना लेते हैं। अब देखो, इनमें तो ऑक्सीजन के साथ रेजोनेंस हो रहा है, तो इसमें क्रॉस कॉन्जुगेशन हो रहा है, ये तो हो नहीं सकता। इसमें रेजोनेंस हो रहा है और इसमें दो तरफ रेजोनेंस हो रहा है, तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा हो गया, सी। इसमें दो तरफ रेजोनेंस हो रहा है, लेकिन यहाँ से ऑक्सीजन का क्रॉस भी मिल रहा है, इसकी वजह से ये आंसर नहीं हो सकता। ठीक है ना, उसमें OH वाला H ज्यादा एसिडिक है, लेकिन कार्बन सोडा H वाला H ज्यादा एसिडिक नहीं है। तो एसिडिकेशन चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी को चेक करेंगे। ठीक, नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी को चेक करेंगे। अगला क्या कर रहा है, अगला कह रहा है कि 120 grams of an organic compound that contains only carbon and hydrogen gives 330 grams of CO2 and 270 grams of water on complete combustion. The percentage of carbon and hydrogen is, तो परसेंटेज ऑफ कार्बन का फॉर्मूला क्या होगा, 12/44 into mass of CO2 divided by mass of organic compound into 100। तो ये हो गया 12/44। मास ऑफ CO2 कितना आ गया, मास ऑफ CO2 आ गया 330 डिवाइडेड मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड 120 इंटू 100। तो इससे कैंसिल हो गया, 12 से 12 कैंसिल हो गया, 11 चौक 44 हो गया, 11 या 33 हो गया, ये हो गया 75। अब अगर ये सॉरी ये 25 हो गया, खुशी में जल्दी लिख गया, ये 25, तो ये कितना हो गया 75। अगर 75% ये हो गया, तो 25% अपने आप क्या आ जाएगा, H अपने आप 25% आ जाएगा, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन दो ही चीज़ें हैं, तो दोनों निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग कैलकुलेट कर दे रहे हैं। तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या होता है, 2/18 इंटू मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। तो क्या हो गया, कितना आया वाटर का वेट, 270 ग्राम, डिवाइडेड बाई ये कितना था 120 इंटू 100। एक जीरो से एक जीरो हो गया, तो ये क्या करते हैं, 3 से काट दें, 3 चौक 12, 3 निम 27, 9 दूनी 18, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 25%। तो आंसर अपना डायरेक्टली लिख सकते थे 75 और 25, लेकिन हम लोगों ने थोड़ी ज़्यादा मेहनत करना प्रेफर किया, बस इसलिए मेहनत की, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं थी। क्या कह रहा है अगला, अगला कह रहा है द ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ एन एनेंशियोमर मिक्सचर इज दिस एंड द स्पेसिफिक रोटेशन इज 30 डिग्री। द ऑप्टिकल प्योरिटी की बात करता है, तो ऑप्टिकल प्योरिटी कितनी आ गई, ऑप्टिकल प्योरिटी आ गई भाई 12.6 आ रहा है, और होना कितना चाहिए था 30 इंटू 100, सीधे सीधे। तो ये 3 चौक 12, 3 दूनी 2, तो ये हो गया 42%। एक लाइन का सवाल, ऑप्टिकल प्योरिटी। अगर एनेंशियोमेरिक एक्सेस पूछता तो हमें फिर हमें इसमें रेस्माइजेशन का पोर्शन को और जो रेस्माइजेशन हो गया उससे भी ऐड करके इसमें परसेंटेज में लिखना पड़ता। अगला फिर से जेल्डाल मेथड पे सवाल आ गया। जेल्डाल मेथड फॉर यूज फॉर द एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, द अमोनिया इवॉल्व्ड from 0.55 grams of the compound neutralize 12.5 ml of 1 molar H2SO4। तो मिलिक्वेंट्स ऑफ H2SO4 will be equals to मिलिक्वेंट्स ऑफ किसके, अमोनिया के। तो मिलिक्वेंट्स ऑफ H2SO4 आए कितने, 12.5 इंटू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू मिलिक्वेंट्स ऑफ अमोनिया। तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन का फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन का फॉर्मूला था 1.4 इंटू NV, ये NV आ गया हमारे पास, डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये आ गया 1.4 इंटू NV की वैल्यू आ गई कितनी, 12.5 इंटू 2 डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया 0.55। ठीक, तो ये डेसिमल से दो हट गए, ये आ गया 5, सॉरी ये आ गया कितना 55, तो ये आ गया कितना
ये आ गया 14 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 55। ठीक, तो 5 से काट दे 5 और ये 11 आ जाएगा, ये 70/11 आ जाएगा। हम लोगों ने कुछ गलत करा क्या? 1 मोलर 2 मोलर 2 ml, ठीक है, मेरे इक्वल्स इतने ग्राम्स हो गए। सही किया हम लोगों ने, सही किया ना ये, बिल्कुल। कैलकुलेशन तो ठीक है। कैलकुलेशन में यार कहाँ एक, अरे यार 125 है तो यहाँ पे 0 लगा दो, तो ये 700/11 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा कितना? 63.63। तो आंसर क्या लिख देंगे? 64% लिख देंगे। एक 0 छूट रहा था, इसीलिए मेरे को लग रहा था कम आ रहा आंसर, तो ये 64 आएगा। ठीक है, आराम से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है 0.2 grams ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड वाज सब्जेक्टेड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन बाय ड्यूमास मेथड व्हिच इज द वॉल्यूम ऑफ N2 इवॉल्व्ड एट एसटीपी वाज फाउंड टू बी दिस। ठीक है, अब क्या कर रहा है? द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द कंपाउंड, तो मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इवॉल्व्ड निकालना। मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इवॉल्व्ड इज इक्वल टू आ गया 22.4 डिवाइडेड बाय इंटू 10⁻³ अपॉन 22.4, तो ये आ गया 1 इंटू 10⁻³ मोल्स आ गए। आ गए, तो मास ऑफ नाइट्रोजन कितना आ गया? देखो हमने बिल्कुल फॉर्मूला यूज नहीं किया, सीधे लगा दिया 28 इंटू 1 इंटू 10⁻³ यानी 28 इंटू 10⁻³। ये मास आ गया इन ग्राम्स। तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कितना आ गया? परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन जो आ गया वो 28 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 0.2 इंटू 100। तो इससे कैंसिल हो गया, ये 14 आ गया। देखो आंसर सीधा आ गया। तो तुम फॉर्मूला ना याद करो तब भी आंसर आ जाएगा। ठीक, ज्यादा याद करने के चक्कर में रहो ही मत, है ना, ज्यादा सवाल सीधे सीधे स्टोइशियोमेट्री से कर दो, वो ज्यादा अच्छा है। अब अगला क्या कह रहा है? अगला कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉल्स स्टेटमेंट कह रहा है, हमें फॉल्स बताना, ध्यान रखना। कह रहा था फॉस्फोरिक एसिड ऑन ऑक्सीडेशन ऑफ फॉस्फोरस इन ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव्स as Mg2P2O7 by addition of magnesium mixture। सही बात है। Carius tube is used in the estimation of sulfur, बिल्कुल ठीक बात है। Carius method is used for the estimation of nitrogen, ये गलत बात है। Carius method नहीं यूज करते हम लोग, क्या करते हैं हम लोग? तो जेल्डाल, जेल्डाल की स्पेलिंग बहुत कठिन है यार, KZEHDALH, जेल्डा, ठीक है ना, समझ गया ना बात को? जेल्डाल मेथड और ड्यूमास मेथड, ड्यूमा यूज करते हैं, जेल्डाल और ड्यूमा यूज करते हैं। तो अच्छा नीचे लिखी तो है जेल्डाल की स्पेलिंग, मैं भी ना यार देख ही नहीं रहा हूँ। क्या लिखिए? के, ये वाला यूज करते हैं, जेल्डाल मेथड यूज होता है। ठीक है, चलो ऐसा लिख देते हैं। अंग्रेजी, अंग्रेजी भाई साहब, अंग्रेजी, मैं हिंदी मीडियम का छात्र हूँ, है ना। अगला करा विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एडेड टू द सोडियम एक्सट्रैक्ट बिफोर एडिंग सिल्वर नाइट्रेट टू फॉर द टेस्टिंग ऑफ हैलोजेंस। हम लोग HNO3 ऐड करते थे, जिससे जो भी ऑक्सीडाइज होके इम्प्योरिटीज हैं वो सारी क्या नहीं, वो गैस फॉर्म में निकल जाए। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल हमसे कह रहा है कि लेसिग्ने टेस्ट हम किसका करते हैं? लेसिग्ने टेस्ट हम लोग करते हैं किसका? नाइट्रोजन, फास्फोरस, इन सबका, तो इनका लेसिग्ने टेस्ट करेंगे। नंबर 3 आ जाएगा। कॉपर ऑक्साइड, कॉपर 2 ऑक्साइड से किसका टेस्ट करेंगे? कार्बन का। सिल्वर नाइट्रेट से किसका करेंगे? हेलोजन का। तो तुम अगर 3 का 4 देख पा रहे हो, तो 3 का 4 दो ऑप्शन में दिया हुआ है, तो बी और सी में से एक ऑप्शन था, और पहले का तुमने 3 देख लिया, तो आंसर क्या आ गया? बी आ गया। ज्यादा आगे कलाकारी करने की जरूरत ही नहीं है। सोडियम ब्लैक प्रेसिपिटेट, तो सल्फर क्या आएगा? लेड एसीटेट के साथ PbS का, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा हाइपर कॉन्जुगेशन इज परमानेंट इफेक्ट, बिल्कुल ठीक बात है। हाइपर कॉन्जुगेशन परमानेंट इफेक्ट होता है, सही बात है। हाइपर कॉन्जुगेशन ऑफ इथाइल कैटायन इन्वॉल्व्स द ओवरलैपिंग ऑफ sp2 and 1s ऑर्बिटल विद empty 2p ऑर्बिटल ऑफ अदर कार्बोकैटायन। कि अगर हाइपर कॉन्जुगेशन ऑफ इथाइल कैटायन इन्वॉल्व्स द ओवरलैपिंग ऑफ sp2, नहीं है sp3 होना चाहिए ना, sp2 नहीं sp3 होना चाहिए। तो पहला स्टेटमेंट सही है, लेकिन दूसरा क्या है? गलत हो गया। तो ये 44 क्वेश्चन हम लोगों ने इस बारी किए हैं। होपफुली तुम्हें मजा आया होगा सेशन अटेंड करके, और मजा आया है तो इस मजे को बरकरार रखने के लिए क्या करना पड़ेगा यार? चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ज्यादा लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। आई एम नॉट टेकिंग केयर ऑफ इट।
बिल्कुल स्प्रेड कर दो यार, ये कॉन्टेजियस होना चाहिए ना कि हम लोग इतनी मदद कर रहे हैं लोगों की, इतनी कोशिश कर रहे हैं कि तुम सेलेक्ट हो जाओ, बस तुम्हें थोड़ा सा भला करना है अपना भी और दोस्तों का भी। ठीक है, चलो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखो और खूब सारी पढ़ाई करते रहो। वे लोग हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय। और यार पोल पे हिट जरूर कर देना कि सैटरडे को तुम्हें शाम को 6 बजे किसका पोल चाहिए। ठीक, चलो बाय बाय।